Hello friends, myself Anand Singh. I am from Prayagraj. Today I am here to explain our topic. टॉपिक क्या कहें यार, ये टॉपिक हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है यार कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। लोग अगल बगल के लोग कहते रहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, आप कर नहीं सकते, ये नहीं हो सकता तुमको, तो अपने मन में ये डालिए कि ये जो दुनिया की बात को अपने कान में डालने मत दीजिए। आप सूरदास को जानते ही होंगे। तो सूरदास जब बचपन में जब अंधे हो गए तो उनके पापा और इनकी मम्मी ने इनको छोड़ दिया क्योंकि ये अंधे हो गए थे। फिर एक गुरु ने इनको पालन पोषण किया। ये जब बड़े हुए तो ये फिर रोड के किनारे कृष्ण भक्ति में लग गए थे। तो रोड के किनारे कृष्ण के भजन वजन किया करते थे। तो फिर एक सामने से एक पंडित जी जा रहे थे, कहे कि ये क्या कर रहे हो? तो कहे कृष्ण में मग्न है, अंधे हैं, कृष्ण के भजन गाए जा रहे हैं। पंडित जी कहे यहाँ के गा रहे हो, जाके वहां मंदिर पे गाओ ना मुड़बक। तो जाते हैं मंदिर पे और डेली बैठ के वहीं गाने लगते हैं। अब डेली वहां मंदिर में आरती भी होती थी। तो एक दिन सुबह आरती हो रही थी तो पंडित जी से बोले सूरदास जी कि अच्छा ये पीला कपड़ा भगवान पर अच्छा नहीं लग रहा है, नीला वाला डालेंगे तो तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब पंडित जी चौंक गए कि भाई सूरदास तो अंधे हैं, कैसे इन्होंने पता कर लिया कि पीला कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, नीला अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन फिर पंडित जी फिर जब पूजा होने लगी तो फिर पीला कपड़ा पहनाया गया। सूरदास जी ने फिर से जाकर बोला कि ये पीला कपड़ा नहीं, नीला अच्छा, नीला पहनाई, नीला अच्छा लगेगा। अब पंडित को मस्करी सूझी। अगले दिन उसने बोला भगवान को कपड़े ही मत पहनाओ, केवल कपड़ों से ढक दो खाली। फिर तीसरे दिन फिर आरती होने लगी और फिर जब दरवाजा खुला भगवान केवल केवल पत्तों से ढके हुए थे। सूरदास भी भजन में बोले कि अब कैसे दिन आ गए, भगवान भी आज पत्तों में प्रकट हुए हैं। फिर उसके बाद अगले दिन एक समय ऐसा आता है कि सूरदास जी चलते चलते थे, भाई अंधे थे, चलते चलते कुएं में गिर जाते हैं। अब कहते हैं प्रभु अब आप ही निकालो, कोई निकालने वाला उनका कोई सगा था नहीं। तो भगवान भी अपना रूप छोटा सा लेके उनको आते हैं, हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। सूरदास भी समझते हैं कि आज तो आ गया है, हाथ इसको जाने नहीं देना है। पूरी जिंदगी भर जिसके लिए हम तड़प रहे थे आज वो हमारे हाथ आ गया, इसका हाथ तो आज छोड़ेंगे नहीं। जब उनका हाथ कस के पकड़ लेते हैं तो वो भी भैया भगवान है, वो छुड़ा के कस के चल देते हैं। तो सूरदास जी अपने भजन में कहते हैं कि आज तो हम कमजोर हैं, हमें हाथ छुड़ा के अपनी ताकत से आप चले जा रहे हो, दम है तो दिल से जाकर दिखाओ। तो भाई सूरदास जब अंधे होके भगवान के अंदर इतने लीन होके इतना सब कुछ उन्होंने पाया। आज उन्होंने इतने सारे छंद और कविताएं लिखी हैं लाखों की, आज तक उनका विश्लेषण नहीं हो पाया, हिंदी में हम लोग उनको समझ भी नहीं पाए हैं। अब आप लोग कुछ समय और पहले चलिए, 1950s के पहले चलिए। तो कुछ में एक थ्योरी दे दी थी किसी साइंटिस्ट ने कि भाई कुछ समय में जो जिस इंसान को पोलियो हो गया है वो रेस में दौड़ नहीं सकता। एक इंसान ने थ्योरी दी स्पेसिफिक कि भाई जिस इंसान को पोलियो हो गया है वो रेस में दौड़ नहीं सकता। अब वुल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया, वो एक वुमेन थी। वुल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया, वो एक वुमेन थी। डॉक्टर ने उनको कहा कि ऐसी बात है आप चल नहीं सकती, रेस में दौड़ने का छोड़ दीजिए। अब डॉक्टर ने उसको एडवाइस दे चला गया। अब वो पोलियो उनको हो गया था 12 इयर्स में ही। जब वो बड़ी होने लगी, चीजों को सीखने लगी, उन्होंने अपने कान में बात नहीं जाने दी कि डॉक्टर ने क्या कहा है। और बड़े होकर वुल्मा रुडोल्फ ने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है। लड़की किसी की बात कान में घुसने नहीं। अब आइंस्टीन, अब ये भी तो ये इम्पॉसिबल को इसने पॉसिबल करके दिखाया कि नहीं दिखाया। अब इसके बाद एक थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट की ये स्टोरी है मिस्टर जीनियस की। तो हुआ क्या, मिस्टर जीनियस जब 8 साल के थे, मिस्टर जीनियस जब छोटी उम्र में थे तो इनके प्रिंसिपल ने इनको लेटर थमाया, कहा कि आप जाके अपनी मॉम को लेटर दे दीजिए। वो पहुंचते हैं, बकायदा अपनी मॉम को लेटर देते हैं। लेटर में लिखा रहता है कि लेटर जब पढ़ती है उसकी मॉम तो पूछता है कि आइंस्टीन मेरे लेटर में लिखा क्या है। तो फिर उसकी मॉम पढ़ती है, इसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का है, इसमें असीम संभावनाएं हैं, ये आगे चल के बहुत ही बड़ा इंसान बनेगा। हम इस काबिल नहीं है कि इस बच्चे को शिक्षित कर सके, आप इसको घर में रख के ही पढ़ाइए, हमारा स्कूल हमारी मैनेजमेंट इस काबिल नहीं है कि इस बच्चे को हम पढ़ा सके। उसकी माँ इसको बताते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बच्चा मोटिवेट हो जाता है कि स्कूल इस काबिल नहीं कि मुझको पढ़ा सके। बच्चा घर पे पढ़ने लगता है। फिर जब बड़े होके वही मिस्टर आइंस्टीन बनते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि उनकी मॉम की डेथ हो चुकी रहती है। तो जब अपना मकान शिफ्ट कर रहे होते हैं तो एक अलमारी में, जब वो मकान शिफ्ट कर रहे होते हैं तो अलमारी खोलते हैं तो अनफोल्डेड अवस्था में धूल लगा हुआ उन्हें एक लेटर मिलता है।
वो जब लेटर बाहर निकालते हैं, उसे खोलते हैं तो उस लेटर पर लिखा रहता है कि आपका बच्चा एक नंबर का बेवकूफ है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये बच्चा अगर हमारे स्कूल के साथ रहेगा तो हमारे अगल बगल के स्टूडेंट्स खराब हो जाएंगे, आप इस बच्चे को घर में रखिए, इस बच्चे को यहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं है, अगले दिन से इस बच्चे को आने मत दीजिएगा। माँ ने केवल शब्दों को बदल दिया और आज देखिए वो इंसान कहाँ पहुंच गया। तो आज ये बताना हम ये चाहते थे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर आप चाहें तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज कर सकते हैं। लाइफ में सीरियस भी होना बहुत जरूरी है। सीरियस कैसे होना जरूरी है, हम एक एग्जांपल एक बताते हैं। एग्जांपल ये है कि मुगले आजम 1943 में एक फिल्म बनने जा रही थी, के आसिफ उसके डायरेक्टर थे। तो डायरेक्टर के बाद में जब इंडिया आज़ादी नहीं हुआ तो उनके दिमाग में घुस गई कि मुगले आजम हमें बनाना है। और इस फिल्म के लिए इन्होंने इतना सीरियस हुए कि पूरी एक फिल्म के बजट के लिए उन्होंने अपने 16 इयर्स दे दिए। 16 साल एक फिल्म के लिए इतने सीरियस हुए। सीरियस क्या हुआ, 1943 में इनके दिमाग में ख्याल आया, इन्होंने अकबर के रोल के लिए 2500 लोगों को चयन किया, उसमें से केवल एक अकबर उनको मिला जो एकदम परफेक्ट बैठे। और उन्होंने अनारकली की रोल के लिए 1500 लड़कियों को चयन किया, जिसमें से केवल एक अनारकली उन्हें फिल्म बैठी। और जब ये गाना की शूटिंग कर रहे थे ना, तो जो गाने की स्क्रिप्ट थी, गाने की स्क्रिप्ट जो इंसान लिख रहा था उसको 5वीं बार लिखवाया गया था। 500 बार उसने स्क्रिप्ट लिख दी थी कि ये गाना है। 5वीं बार उसको लगा कि हाँ यही स्क्रिप्ट होनी चाहिए, यही टॉप क्वालिटी की है, यही स्क्रिप्ट उन्होंने लगाई थी उस मुगले आजम के एक प्रॉपर सॉन्ग में। तो इस सोचिए, आप इस सोच सकते हैं कि एक सॉन्ग के लिए उन्होंने 500 बार किसी राइटर को स्क्रिप्ट लिखवा डाली। और उसके बाद उसी सॉन्ग के लिए उन्होंने जब अपने पीए से पूछा कि अच्छा इस सॉन्ग का गाना कौन ऐसा हो कि कोई इस सॉन्ग को बहुत अच्छे से तरीके से गा दे पूरे इंडिया, कोई एक बताओ। तो उसने बोला कि है दिल्ली में गुलाम साहब, उनके पास आप जाइए, लेकिन वो फिल्म के लिए गाना नहीं गाते हैं, वो केवल शेरो शायरी करते हैं, लेकिन उनकी आवाज एकदम अव्वल दर्जे की है। तो के आसिफ कहते हैं अच्छा ठीक है, उनकी आवाज अव्वल दर्जे की है, उनके पास ले चलिए। पीए कहता है वो गाना नहीं गाएंगे, वो फिल्म के लिए गाना नहीं गाते हैं, उन्होंने प्रण ले लिया है। कि आसिफ कहते हैं चलो हम चल रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। उन लोग बकायदा जब उनके हॉल में पहुंचते हैं, तो जब रूम के अंदर पहुंचते हैं तो फिर डायरेक्टर जो गुलाम साहब रहते हैं कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वो कहते हैं हमारी फिल्म के लिए आपको गाना गाना है प्रॉपर। कहते हैं तुमको पता नहीं क्या कि हम फिल्म के लिए कभी कोई गाना नहीं गाते हैं। तो के आसिफ ने कहा कि गाना आप ही गाएंगे, आपको हमारा गाना गाना है। तो फिर उनके पीए ने बोला कि हम एक डायरेक्टर को बहुत समझा चुके हैं, लेकिन डायरेक्टर कह रहा है आप ही गाएंगे। गुलाम कहता है अच्छा ठीक है, देखते हैं। हम उस गाने के लिए 50,000 रुपए लेंगे। और 1945 में 50,000 की कीमत आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं क्या होगा। पूरी 10,000 फिल्म में एक पूरी फिल्म बन जाती थी। और उसने बोला कि ये 50,000 हमारी रकम है, दे सकते हो तो दो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। कि आसिफ सिगार पी रहे थे, उन्होंने सिगार पिया, बोला ये 10,000 ये रखिए और बाकी 40 गाने के बाद। गुलाम साहब भी हैरान हो गए, एक इंसान इतना सीरियस है। और जब 1960 में फिल्म रिलीज होने का वक्त आया तो के आसिफ के पास चाय पीने तक के पैसे नहीं बचे थे। और उन्होंने कर्जे में उन्होंने 4 हाथियों के ऊपर स्क्रिप्ट ले जाके थिएटर के सामने रख दिया कि 4 हाथी स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं, कितनी महंगी फिल्म बनी होगी। आप लोग बस इसकी बात सोच सकते हैं कि ये इंसान कितना सीरियस रहा होगा। और थोड़ा पीछे चलिए राइट ब्रदर्स की स्टोरी में। राइट ब्रदर्स के समय में होता ये था कि फिर वहां पे एक साइंटिफिक थ्योरी दी गई थी कि इंसान इतना भारी है कि वो अपने बल पे वो उड़ नहीं सकता है। पंछी उड़ सकते हैं, इंसान कभी उड़ नहीं सकता है। ये एक थ्योरी दी गई। राइट ब्रदर्स ने इसको अपने कान में डाला नहीं और ये भी 16 साल तक लग गए। अमेरिकन कंपनी ने एक और इंसान को इसका प्रॉपर वर्क दिया कि आप जाइए एरोप्लेन बनाइए, हम आपको 10 मिलियन रुपीस देते हैं इस वर्क के लिए। और राइट ब्रदर्स के पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। दोनों लोग बनाने लगे और जो अमेरिकन कंपनी के जिसने काम दिया था उसने अपना पूरा पैसा भी लगाया, बुद्धि भी लगाई, लेकिन उससे नहीं बना। उसने 5 साल में काम छोड़ दिया, पैसा दे दिया अमेरिकन कंपनी को। राइट ब्रदर्स ने 16 ईयर्स इस वर्क में दे दिए और एक साइकिल से एक एरोप्लेन बना के उड़ा दिया और इतिहास रच के दिखा दिया। तो मतलब क्या है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। लाइफ में सीरियस रहेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।